नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के असली डेट, जो असली डेट, रियल डेट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डिटरमिन करेंगे, इसको पता लगाएंगे। और दूसरा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंडोकोटस नहीं है। सेंडोकोटस जो है, जो ग्रीक हिस्टोरियन ने जो लिखा है, जिस सेंडोकोटस के बारे में बात किया है, वो सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। इसके बारे में जो एविडेंस है और डिटेल एविडेंस है, उसके एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज का जो इतिहास है, जो भी इतिहास की किताबों में आप पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, चाहे कहीं भी इग्नू की किताब पढ़िए, कहीं से भी उठा कर देखिए, आपको चंद्रगुप्त मौर्य का डेट जो है 321 BC दिया हुआ है। 321 BCE दिया हुआ है ना। और इसी बेस पर चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार इन्होंने उनका डेट फिक्स कर दिया, तो उसी के रिलेटिव में पूरे इंडिया का इतिहास इन्होंने लिख दिया है। ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि ये डेट जो है अंग्रेज विद्वानों ने जो फिक्स किया है वो वास्तव में सही नहीं है, और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। इतनी ज़्यादा साक्ष्य हैं कि इस वीडियो के अंत में आप खुद भी कहेंगे कि ये डेट बहुत ही गलत है, सही नहीं। और इसके साथ साथ सही डेट क्या होगी? भारतीय पुराणों के अनुसार, भारतीय अभिलेखों के अनुसार जो भी डेटा है, हम उसके आधार पर इसके असली डेट का निगमन करेंगे। चलिए वो वीडियो पर सीधे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जो भी डेटिंग है, वो डेटिंग मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। आप जानते हैं मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक विद्वान था, और वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। जो वो कहता है, वो खुद उस राजा का नाम सेंडोकोटस बोलता है, और वो प्रासी का राजा है। सेंडोकोटस के दरबार में वो राजदूत था, है ना। और उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। पर दुर्भाग्य से मेगास्थनीज की जो असली किताब है, जिसको उसने मेगास्थनीज की अपने मूल इंडिका है, आज उपलब्ध नहीं। उस इंडिका के कुछ पैराग्राफ डियोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी की किताबों में दिए गए हैं। वो बेसिकली उद्धरण है ना, उसका कुछ पार्ट का उद्धरण है, और ये उद्धरण इनकी किताबों में आज अवेलेबल है। ये सारे पैराग्राफ्स को, इसने फ्रैगमेंट्स कह रहा है कि सारे फ्रैगमेंट्स को, सारे जितने भी टुकड़े हैं इंडिका के, सबको ये स्वानबैक ने, जर्मन विद्वान है, इन्होंने इकट्ठे करके एक किताब दिया और उसका नाम इंडिका बताया। ठीक है ना। और वो लैटिन में लिखा था। ये स्वानबैक की किताब के आधार पर ये जॉन वॉटसन मैकेंड्रिल, है ना, ये एक विद्वान है मैकेंड्रिल, इस मैकेंड्रिल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो आज जो आपको नेट में इंडिका दिखेगी, या जो भी किताब अवेलेबल है मैकेंड्रिल की, उसमें इंडिका, तो वो मैकेंड्रिल की इंडिका ही आपको मिलेगी। आप उसे ही पढ़ कर समझ सकेंगे। दूसरी बात कि मैकेंड्रिल ने 2 किताब लिखी हैं सिकंदर का। एक तो सिकंदर का आक्रमण, इन्वेशन ऑफ सिकंदर, अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर, उसमें कुछ पार्ट उसमें रखे हुए हैं, और दूसरा इंडिका है ना। इन दोनों किताबों में थोड़े थोड़े पार्ट, जो इस वीडियो के जो अंश लिए गए हैं, इन दोनों किताब से ही लिए हैं। आप मैकेंड्रिल की दोनों ये किताब आप देख सकते हैं, नेट पर अवेलेबल है और आप पढ़ सकते हो। और ग्रीक विद्वानों ने जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके संबंध में जो भी डेटा है वो इन्हीं से लिए गए और इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रीक विद्वानों ने क्या बोला है। देखिए, एक विद्वान है वो कर्टियस उस समय की बात कर रहा है जब सिकंदर की सेना वापस लौट रही है।
तो उसने कहा कि जब आप जब गंगा के पार जाइएगा, है ना, सिकंदर ने किसी से पूछा, उसका नाम है फेगस, उससे पूछता है कि आगे की स्थिति क्या है और वो दुश्मन कितना मजबूत है। तो उसने बोला कि गंगा के उस पार जाएंगे तो एक स्टेट पड़ेगा गंगराइडी, दूसरा स्टेट पड़ेगा प्रासी, ठीक है ना, 2 नेशन पड़ेंगे, ये बोल रहा है। और उनकी सेना, और जिसका राजा अग्रमीश है ना, अग्रमीश ये एक राजा है, ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि उसके पास बहुत भारी सेना है, वो उस घुड़सवार है, हाथी है और बहुत कुछ है जो जिनसे आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात, ये बस यहाँ जानने की बात यह है कि यहाँ 2 नेशन बता रहा है कि गंगा के उस पार आपको 2 नेशन मिलेंगे और उनसे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये कर्टियस का कहना है। आगे यही बात डियोडोरस भी कहता है, डियोडोरस भी कर्टियस की बात ही करता है, लेकिन राजा का नाम एंड्रोमस न कहकर नहीं, अग्रमीज कह रहा था ना। देखिए ये इस राजा का नाम अग्रमीश कहता रहा है ना। अब बस यही कहानी बिल्कुल सुनाता है और उसने कहता है कि ये प्रुशियाई एक स्टेट पड़ेगा, ये दोनों स्टेट मिले, 2 नेशन, एक प्रुशियाई मिलेगा, फिर गंगराइडी मिलेगा। कौन बोल रहा है? ये डियोडोरस बोल रहा है। और शासित जो राजा है गंगराइडी का वो कौन है? ये सैंड्रमस है। अब इस राजा का नाम अग्रमीज न करके सैंड्रमीज कहता है, ठीक है ना, सैंड्रमस या सैंड्रमीज कहता है। दूसरी बात इसमें भी कुछ कर रहा है। अच्छा, वो इस बात को सिकंदर पोरस से कंफर्म करता है ना, और वो बोलता है कि ये जो राजा है, जो गंगरीडाई का राजा है, वो लोकप्रिय नहीं है, उस बेकार कैरेक्टर का है, उसका चरित्र बहुत ही खराब है, जनता उसको पसंद नहीं करती है। उसका पिता नाई था, वो अपने नाई पिता की संतान है, और उसके पिता ने, है ना, द किंग्स फादर वाज, अच्छा वो बहुत ही हैंडसम वो था देखने में, और रानी उस पर मुग्ध हो गई, और उन दोनों ने मिल करके जो सिटिंग राजा था, ओल्ड राजा था, उसकी इन्होंने हत्या कर दी बाय हिज वाइफ। इसने कहा कि हत्या किसने किया? रानी ने किया। इसने कॉन्स्पिरेटर ने, ये जो राजा है, जो इसका फादर, जो किसका, ये जो सैंड्रमस का फादर है, उसने रानी के साथ मिल करके पुराने राजा की, और उसके बाद खुद राजा बन गया। और ये जो बोल रहा है कि ये जो सैंड्रमस है वो उत्तराधिकारी के रूप में राज्य प्राप्त किया हुआ है। बस ग्रीक की इतनी स्टोरी है। ये एरियन स्ट्रैबो के माध्यम से कुछ बोलता है कि ये जो वो बोल रहा है कि अब वो जो सेल्यूकस जब भारत पर आक्रमण करता है, तो सिकंदर वापस चला जाता है। सिकंदर वापस चला गया और जा कर के इराक में या मेसोपोटामिया में मर जाता है। तो उसके राज्य का बंटवारा होता है और उसके पूर्वी हिस्से का जो स्वामी बनता है वो सेल्यूकस बनता है। सेल्यूकस अपने दुश्मनों से निपटने के बाद वो भारत पर फिर आक्रमण करता है, और अब उसका सामना एंडोकोटस से होता है। वो एंडोकोटस, इस एंडोकोटस को कुछ लोग सैंडोकोटस कह रहे हैं। ये 4 विद्वान हैं ना, ग्रीक वाले जो 4 लोग हैं, तो चारों में कोई एंडोकोटस कहता है, कोई सैंडोकोटस कहता है। सैंडोकोटस है ना। तो ये इसमें बोल रहा है कि जो सेल्यूकस से जिस राजा की लड़ाई हुई वो है अब वो सैंडोकोटस है, ठीक है। वो सैंडोकोटस ने भारी सेना के उसके, वो प्रासी का राजा है सैंडोकोटस, उसकी राजधानी पोलिबोत्रा है। मेगास्थनीस सैंडोकोटस के दरबार में है, और डिमाकस जो है, सेल्यूकस ने डिमाकस को एलिट्रोचेटस जो उसका बेटा है सैंडोकोटस का, उसके दरबार में राजदूत के रूप में भेजा है, ठीक है। और ये जो सेल्यूकस है, ये जो एंडोकोटस है या सैंडोकोटस है, इसने इसको हरा देता है सेल्यूकस को। ये ग्रीक जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि सेल्यूकस इनसे हार जाता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। कितना दोनों में संधि हो जाती है
वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। और साथ ही साथ ये सेंडोकोटस 500 हाथियों का गिफ्ट देता है। 500 हाथी उसको किसको, सेल्यूकस को भेजता है। और इस हाथियों की सहायता से वो अपने ग्रीक जो काउंटर पार्ट है उनको वो पराजित करता है। कौन, सेल्यूकस। और इन दोनों के बीच में, एंडोकोटस और सेल्यूकस के बीच में संधि रहती है काफ़ी अच्छी तरह से। तो और ये बात हो गई। दूसरी ये बोलता है कि जो सेंडोकोटस है उसमें 2 स्टेट बताया था ना, एक प्रासी था, एक अंगरेटाई था। तो सेंडोकोटस प्रासी का राजा है। उसने, सेंडोकोटस ने जो ग्रीक स्टेट्स थे जो वेस्टर्न इंडिया में जीते हुए थे उनको भी अब कब्जा कर लिया है, उनका राजा बन गया है। साथ ही साथ इंडिया के एक बड़े भाग का राजा बन चुका है। ठीक है ना। ये ऐसी कहानी जो ग्रीक राइटर्स है सेंडोकोटस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। ग्रीक राइटर का जो, अब ये जब सेल्यूकस के संदर्भ में बात होती है तो वो सेंडोकोटस आता है, वो सैंड्रामस नहीं आता। सैंड्रामिस भी तो था ना वो, तो उसकी कोई पूछ परख नहीं होती है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। फिर ये बात रहा कि पोलीबोथरा इस प्रासी की राजधानी है, वो भारत की सबसे बड़ी शहर है। ठीक है ना। और वो गंगा और एरण्योबोअस है ना, गंगा और एरण्योबोअस नदियों के संगम पर है। और एरण्योबोअस थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। माने ये जो है एरण्योबोअस जो नदी है ये गंगा जा रही है, और गंगा में एरण्योबोअस कहीं से आ रही है, इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, और गंगा में ये मिल रही है। इसके बारे में बता नहीं रहा कि एरण्योबोअस किधर से मिल रही है। और इस संगम पर पोलीबोथरा है। ठीक है। और ये जो पोलीबोथरा है इन में ये एरण्योबोअस जो नदी है वो एक बड़ी नदी है और उसमें नाव चलाया जा सकता है। उसके साथ ये भी बात करते हैं, यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि भारत में जो नेविगेबल नदियाँ हैं वो क्या है, एक कोंडोचेट्टस है, एरण्योबोअस है, कोसोगुअस है और सोन है, सोनस बोलता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सोन भी बोलता है और एरण्योबोअस भी बोलता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सोन और एरण्योबोअस दोनों एक नदी नहीं है ना, दोनों अलग अलग नदी हैं। द रिवर ऑफ द जमुना फ्लो थ्रू पोलीबोथरी, ये बोलता है। देखिए रिवर जमुनी एक और बात बोलती है कि पोलीबोथरा कहाँ है, तो वो बोलता है कि पोलीबोथरी शहर से, पोलीबोथरा स्टेट से गुजरती हुई गंगा बिटवीन द गंगेज बिटवीन टाउन एंड मथुरा एंड कंकड़, ये एक्चुअली पोलीबोथरा से होते हुए गंगा में मिलती है ना। लेकिन उसके पहले मथुरा और कृषिबोरा को आप कालिका वर्त कह सकते हैं, और कालिका वर्त पुराना नाम वृंदावन का है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि मथुरा और वृंदावन के बीच से होती हुई, के शहरों से होती हुई गंगा में मिलती है। तो एरण्योबोअस कौन सी नदी है, इसमें ऐसा लगता है कि एरण्योबोअस जमुना नदी भी हो सकती है। खैर जो भी है, एरण्योबोअस कोई नदी है ना। और जो सोन तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा एक बात और भी बताता है कि ये जो प्रासी शहर है, प्रासी जो स्टेट है, वो उसकी सीमा सिंधु नदी बनाती है। इंडस स्कर्ट्स द फ्रंटियर ऑफ प्रासी, हुज माउंटेन ट्रैक्स आर सेड टू बी इनहेबिटेड बाय पेंगुइन। तो ये भी बता रहा है कि ये जो प्रासी है, प्रासी की एक सीमा तो सिंध नदी है और दूसरा इसके इस स्टेट के पास माउंटेन भी है, माउंटेन ट्रैक्ट भी है, जिसमें पिग्मी लोग रहते हैं, माने छोटे आकार के लोग रहते हैं, है ना। बोटिया लोग रहते होंगे, ऐसा शायद जो छोटे पिग्मी लोग, माने छोटे, पिग्मी का मतलब इनका शायद छोटा लोग रहते होंगे, आकार में जो जिनका साइज छोटा होगा ऐसे लोग रहते हैं। तो इस तरह से प्रासी का पर्वतीय हिस्सा भी है और ये सिंध नदी जो है इंडस, जो उनकी एक सीमा बनाती है। ठीक है ना। ये इतनी कहानी है। और ऐसा ये प्लूटार्क भी कुछ बोलता है। प्लूटार्क भी कहता है गंगराइडी और प्रासी 2 स्टार है। प्लूटार्क उन्हीं 4 जो ग्रीक हिस्टोरियन है ना, उन्हीं 4 में से एक है।
उसने भी कुछ फ्रैगमेंट्स कोट किए हैं, ठीक है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि ये 2 स्टेट हैं, और ये जो राजा है सैंड्रमीज एंडोकोटस, अच्छा ये कि वो एंडोकोटस और गंगराडी और प्रासाई की जो सेना है, ये इसका नाम देखिए प्रशियाई है ना, प्रायशियाई ये कुछ बोल रहा है इस जगह का नाम, इस स्टेट का नाम जो उसमें सेंडोकोटस है। और वो बोल रहा है कि इनकी बहुत भारी सेना है, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन बाद जब एंड्रोकोटस ने, है ना, जब सेल्यूकस को हरा दिया था और 500 एलिफेंट गिफ्ट में दिया था, तो यहाँ ये पता लगता है कि एंड्रोकोटस, या जिसको कुछ लोग उसको सैंडोकोटस भी कहते हैं, है ना, सैंड्रोकोटस, ये जो है वो सेल्यूकस को हराया और 500 हाथी दिया और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ये प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन, है ना, ये सभी ग्रीक विद्वान इतनी सी बात करते हैं। अब देखिए इस पूरी कहानी के आधार पर हमारे जो विद्वान इतिहासकार हैं, जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सेंड्रोकोटस की जो बात हो रही है वो बेसिकली वो सेंड्रोकोटस आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसी के आधार पर इन्होंने आधुनिक इतिहास की डेट फिक्स कर दिया। अब इस कहानी को ग्रीक की जो स्टोरी है, जो भी इतनी सारी बताई है, इसमें कहानी क्या है ये देखिए। एक है सैंड्रमस है, सैंड्रमीज, जो पुराने इतिहासकार हैं ग्रीक वाले, इसका नाम सैंड्रमीज कहते हैं। बाद वाले ने एक ने एंड्रमीज भी कह दिया है, एंड्रमीज, एंड्रमस, है ना, और दूसरे ने अग्रमीज भी कर दिया है, अग्रमीज, है ना, भी कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, बस इसका नाम है। और ये कहाँ है? गंगा घाटी का राजा है, ये गंगेटिक प्लेन का राजा है ना, गंगेटिक प्लेन का ये राजा, इसका ये गंगरीडाई का राजा है, ठीक है। दूसरा राजा है ये सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस ना, सैंड्रोकोटस, है ना। ये सैंड्रोकोटस कहाँ है? ये प्रासी का राजा है ना, प्रासी, इसी के दरबार में वो रहता है, कौन? मेगास्थेनिस। अच्छा, उसी ने ये सैंड्रोकोटस को कई जगह एंड्रोकोटस भी कहा गया है, यही ना, एंड्रोकोटस भी कहा गया है। अच्छा, इसमें कुछ ग्रीक विद्वानों ने इसके एक बेटा बताया है, उसका नाम है एलिट्रोचेदस, किसी ने एलिट्रोचेदस बताया है ना, और किसी ने अमित्रोचेदस बताया है ना, इस तरह आगे बताया है कि इसका एक बेटा भी है। तो और ये दोनों ही राजा होते हैं। तो अब ग्रीक विद्वानों ने, ग्रीक हिस्टोरियन ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि सैंड्रमीज और सैंड्रोकोटस का इंटर रिलेशन क्या है, ये इसके बारे में चुप है, ठीक है ना। और ये इनकी बातों से ऐसा लगता है कि सैंड्रोकोटस जो है वो बाद में पूरे इंडिया का राजा हो जाता है। कम से कम पूरे इंडिया का राजा हुआ कि नहीं वो तो बहुत साफ नहीं पता लगता, लेकिन इंडिया के बड़े भाग का राजा बनता है, और साथ ही साथ वेस्टर्न इंडिया जो ग्रीक ने जीता था, है ना, जिसको सिकंदर ने जीता था, उसको भी वो कब्जा करने में सफल हो गया था, और साथ ही साथ सेल्यूकस को हरा दिया था। बस कहानी इतनी है। अच्छा, एक कहानी ये भी पता है कि जो सैंड्रमीज है उसका पिता नाई था, यही बोल रहे हैं ना, नाई था, और उसने सिटिंग राजा को, पहले राजा को मार करके वो राजा बन गया था। जो सैंड्रमीज का जो फादर है वो नाई है, और वो क्या, वो रानी की सहायता से वो खुद ही राजा बन जाता है, किंग बन जाता है, ठीक है ना। इतनी कहानी है ना, बस, और कुछ इतनी कहानी है ना। तो ये सैंड्रमीज जो है क्या है, ये उजरपर राजा का, जिसने राज्य हड़पा था, उजरपर जो भी होगा राजा पहला, है, वो इस उजरपर राजा का बेटा है, और इसके पहले का जो राजा होगा उसको मार करके इन्होंने कॉन्स्पिरेसी से इन्होंने राजा हड़प लिया है, ठीक है ना। आज जो वर्तमान में राजा ये सैंड्रमीज है,
ये इतनी कहानी, और कुछ नहीं है। इसी के आधार पर आप ये बता रहे हैं कि जो सैंडोकोटस है, ये सैंडोकोटस नहीं, ये जो सैंडोकोटस है वो चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त है। अब चंद्रगुप्त की कहानी देखिए, बस इतनी कहानी है। इनके बीच में जो ग्रीक हिस्टोरियन की जो कहानी है और दूसरे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिए हुए हैं, जो कि नदी कितनी है, पहाड़ कितने हैं, कौन सी नदी है, कौन से शहर में रहता है ना? ये इतनी, बस जो भी ग्रीक राइटर ने जो अपना एविडेंस दिया है सिर्फ इतनी है। इसी के आधार पर पूरा कंक्लूजन क्या है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका निर्णय क्या करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका तुलना करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बात देखिए। आजकल वो अंग्रेजों ने तो सैंडोकोटस को चंद्रगुप्त बना करके उन्होंने इतिहास लिख दिया, और आज जो हमारे इतिहास और जो हमारी एनसीईआरटी पढ़ाती है, इग्नू पढ़ा रहा है, ये बड़े बड़े, वो ये कहते हैं कि महाबोधि वंश है ना, जो नंदों का, ये बात ये कहते हैं। देखिए, इन्होंने मान लिया है कि सैंडोकोटस चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त है, और नंदराज को, नंदों का नंद राजाओं ने उसके पहले के राजा को मार करके, महापद्मनंद की बात कर रहा है ना, महापद्मनंद ने उसके पहले के राजा, जो भी वो राजा होगा, उस राजा का नाम तो दिए नहीं है। महापद्मनंद के पहले शिशुनाग वंशी राजा था कोई, है ना, शिशुनाग वंशी राजा था, है ना, महानंदी या कोई था। तो उस राजा को, ये महापद्मनंद को ये कहते हैं कि मार करके और उसने राजा बना है। इनकी कहानी आज के हमारे इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये महापद्म है, महापद्म का बेटा धनानंद था, धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त ने राजा बनता है। ये कहानी इतनी है। तो अभी इनकी कहानी पर हम बहुत नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो महापद्म था, महापद्म का एक नाम उग्रसेन भी था। क्या नाम है? उग्रसेन था। ये बस, ठीक है। और उस महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदिन को मार करके राज्य प्राप्त किया था, ठीक है ना। बस ये कहानी देखिए, ये जो है महानंदिन को मार करके ये उग्रसेन ने राज्य प्राप्त किया। उसका बेटा धनंद था, धनंद को मार करके चंद्रगुप्त ने राज्य हड़पा, जो कि ग्रीक की कहानी से बिल्कुल तालमेल बैठता है। तो बहुत बढ़िया से तालमेल बैठता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ही, सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है। एक जैन का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, है ना। परिशिष्ट पर्वन में एक कहानी आती है, वो बाद का जैन ग्रंथ है। उसमें एक कहानी आती है जिसमें महापद्मनंद को नाई का बेटा बताता है, महापद्मनंद को नाई का पुत्र बताया, नापित पुत्र बताया, है ना, नापित पुत्र, ठीक है ना। बस, तो ये कह रहा है कि देखिए, जस्टिन बोलता है कि ये जो है नाई का बेटा था, और इन्होंने, इसका नाम उग्रसेन है, और इसका बेटा धनंद है, और चंद्रगुप्त ने धनंद को मारकर राज्य लिया था। तो ये पूरी कहानी चंद्रगुप्त का वो ग्रीक हिस्टोरियन से मिलती जाती है, ठीक है। ये बस, ये इस उद्देश्य से ये टॉपिक यहाँ पर जो एनसीईआरटी का है उसको हमने यहाँ आपके सामने रखा है। यहाँ कोई बात नहीं है, अभी इसको डिटेल ठीक से पढ़िएगा। इसमें एक बात और भी बता रहा है, यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि नंद वंश के जो कुल 9 राजा हुए थे, है ना, इसमें पहले राजा का नाम था महापद्मनंद, का नाम उग्रसेन है, और बाकी का पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क, दशसिद्धि, कैवर्त, और इसका नाम है धन लिख दिया है गलती से, इसका नाम है धन, इसलिए धनानंद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है महापद्मनंद, ये जो अभी जो स्टोरी है,
नंदों के बारे में कि महापद्म नंद ने राज्य स्थापित किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके ये 8 पुत्रों ने राज्य किया। ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी है महापद्म नंद की, जो अभी आज की स्टोरी है। ठीक है ना। तो ये इन नामों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब हम एनालिसिस करेंगे तो इन नामों की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या हमारा जो सिटिंग राजा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ये बात अब साबित करेंगे। कैसे? आप उधर देखें। ये इस तथ्य को साबित करने के लिए हमारे पास बहुत से मिसाल हैं। पहली बात, कहानी देखिए। पहले ये समानता देखते हैं कि ये जो सैंड्रमीज है, सैंड्रमीज का हिंदी रूपांतर आप करेंगे या जो कि आप इंडियन रूपांतर होगा, तो सैंड्रमस को इसको आप चंद्रमस कह सकते हैं। चंद्रमस। ठीक है ना। यही ये सैंड्रमिस जो है बिगड़ते बिगड़ते एंड्रमिस भी हो गया है। क्या हो गया? एंड्रमिस हो गया। तो ये स खत्म हो गया, तो ये अंद्रमस, या आप इसको अंद्रमस भी कह सकते हैं। अंद्रमिस या अंद्रमस, है ना। क्योंकि ये ग्रीक में जो विसर्ग होता है उसको अस है ना, अ की जगह अस या आस उपयोग करते हैं, है ना। तो ये कुछ इसी तरह का है इसमें। तो वो जो पुराने अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसको चंद्रमस ही वो इसको डिकोड करने की कोशिश किया था। हाँ, ये अग्रमस, ये अग्रमीज है। इसको आप ये तो बोलेंगे ना, अग्रमीज, अग्रमीज है। तो ये अग्रमस जैसा कोई शब्द बनना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये सैंड्रमीज कौन है? सैंड्रमीज जो है सिकंदर के समकालीन वो सिटिंग राजा है ना, जो गंगरेटाई का राजा है, जो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, करंट राजा है सिकंदर का समकालीन, वो सैंड्रमीज है। ठीक है ना। अब ये देखिए सैंड्रमीज में तो हमारे कुछ इतिहासकार हैं जो आज किताबों में पढ़ाते हैं। उग्रसेन पिता का नाम है ना। धनानंद जो अंतिम राजा है ना, अंतिम राजा धनानंद था। तो वो उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र को इन्होंने ये कहा कि अग्रसेन, अग्रसेन संस्कृत में बनेगा अग्रसेन। ठीक है भाई, अग्रसेन बना दिया। तो यह अग्रसेन अग्रमस बनेगा क्या? इसमें तो म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। म साउंड कहाँ से आगम हो जाएगा ग्रीक में? यदि उग्रसेन को, यदि ग्रीक वाला कितना भी खराब प्रोनाउंस करेगा तो इसमें अ भी ठीक है चलेगा, ग भी चलेगा, लेकिन म साउंड तो कहीं है नहीं ना। देखो म कहाँ है? फिर स का ख़त्म कर दिया, न कहाँ गया? इसमें देखिए ये न, और इन्होंने म का आगम कर दिया। तो इन्होंने मनमाने तरीके से जो अग्रमीज है ना, अग्रमीज या आंद्रमस आंद्रमस है, इसका इन्होंने अग्रसेन कर दिया। आधुनिक विद्वान बड़े बेशर्मी के साथ यही पढ़ाते हैं कि ये जो है उग्रसेन का जो ग्रीक रूपांतर है वह अग्रमीज है। ये अभी ये बताते हैं। तो इसमें चलिए ये यहाँ देखते हैं कि अग्रसेन अग्रमीज से कहीं उसका तालमेल नहीं बनता। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनता। आप भी क्या सोच रहे हो ये भी आप देख लें कि वो बनता है कि नहीं। दूसरी बात कि ये धनानंद से तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है ना। धनानंद जो सिटिंग राजा है उससे तो कभी बन ही नहीं सकता, उसकी समानता होगी नहीं। और इसके अलावा इसके जो 8 और लोग हैं, पंडु का कोई समानता नहीं, पंडुगति से भी कोई समानता नहीं, भूतपाल से भी कोई लेना देना नहीं, राजपाल भी नहीं बनेगा, गोविशाड़क नहीं बनेगा, दस सिद्ध नहीं बनेगा, कैवर्त भी नहीं बनेगा, है ना। इससे किसी से बनेगा नहीं। एक यदि समानता कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं?
समानता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अग्रसेन से। चलिए ठीक है, आपने कुछ मान भी लो कि अग्रसेन इतना है, ठीक है ना। तो अब उनकी स्टोरी से तुलना कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक नंदों की स्टोरी है ना, जो नंदों की स्टोरी है, तो पुराण क्या बोलता है, इस स्टोरी को देखिए। पहला स्टोरी पुराण लेता है। पुराण क्या कहता है कि महापद्मनंद जो है ना, महापद्मनंद महानंदिन का पुत्र है, शूद्रा गर्भ उद्भव। महानंदिन का नंदिन जो राजा है, जो सिटिंग राजा था पहला किसका, शिशुनाग वंश का, उसका शूद्रा पत्नी से उत्पन्न है ना, उत्पन्न क्या है, पुत्र है। चूँकि उसके कोई पुत्र नहीं थे, दूसरे पुत्र नहीं थे, इसलिए महानंदिन को उसके पिता ने राज्याभिषेक किया, ये राजा बना। मंत्रियों ने इस महानंदिन को राजा बनाया। इसमें कहीं किसी ने नहीं कहा कि इसने लड़ाई लड़ करके राजा बना, है ना। पुराणों की कहानी में कहीं भी नहीं है। बस वो आगे पुराण का एक कोट हम दिखा देंगे आपको कि महानंदिन से लड़ाई लड़कर या उसकी हत्या करके या किसी और तरीके से कर करके ये इसने राजा बना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा पुराणों में कोई भी इतिहास ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप ये बताओगे कि ये महानंदी अपने पिता से इसने लड़ाई लड़ करके वो बना। दूसरा, परिशिष्ट पर्वन की जो बात कर रहे हैं, ये इसमें एक कहानी है। परिशिष्ट पर्वन में क्या होता है कि वो राजा का नाम महानंदिन नहीं होता है, उसमें जैन इतिहासकारों ने उस राजा का नाम उदायन रखा है, उदय है ना, या उदयभद्र है। इस राजा की हत्या हो जाती है। राजा की हत्या कौन करता है, ये अवंती नरेश के साथ इसकी दुश्मनी है, उसके किसी भाड़े के आदमी ने उदय की हत्या करती है। ये जो है महापद्मनंद का इसमें बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब होता क्या है कि जिस दिन राजा की मृत्यु हो जाती है तो महापद्मनंद की एक बारात निकलती है, उसकी शादी होती है और हाथी पर चढ़ करके वो अपने बारात लेकर जा रहा होता है। तो मंत्रियों ने उसके अंदर राज लक्षण देखा। परिशिष्ट पर्वन की कहानी है। और उस बच्चे को, चूँकि राजा की कोई संतान नहीं थी, उस बच्चे का राज्याभिषेक कर दिया। तो यहाँ भी महापद्मनंद ने यहाँ भी जैनियों के अंतर्गत भी, जैन सामग्री के अंतर्गत भी कहीं भी लड़ाई लड़कर और अपने पिता की हत्या करके या सिटिंग राजा की हत्या करके राजा बनाओ, इसका कोई प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई कहानी है ही नहीं जिसको कि आप ये कहिए कि उसने अपने सिटिंग राजा की हत्या करके राज बनाया हो। बल्कि कहानी ये है, सही कहानी ये है कि उसका राज्याभिषेक किया गया और उसका राज्याभिषेक उसके मंत्रियों ने किया, ठीक है ना। ये चूँकि ये कि वो शूद्र माता से उत्पन्न था, लड़का था, इसलिए उसको स्वीकार करने में कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उसकी बात अलग है कि उन मंत्रियों को मार दिया या उसके साथ कुछ घटनाएं घटी, तो वो सब अलग बात है। लेकिन ये न तो जैन परिशिष्ट पर्वन इस तरह की कोई कहानी बताता है, न पुराण बताता है। पुराण तो बताता है कि अपने पिता की गद्दी को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया, ठीक है। आगे बौद्ध साहित्य में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य में भी महापद्मनंद ने कैसे राज्य प्राप्त किया उसकी एक भी कहानी नहीं है, एक भी कहानी नहीं। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि महापद्मनंद ने सिटिंग राजा की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया है? तो इसलिए ये कहानी बिल्कुल ही जो स्टोरी है ना, तो इसके मतलब स्टोरी जो है, नंदों की जो स्टोरी है ग्रीक स्टोरी के साथ मेल नहीं खाती है कि नहीं। तो अच्छा, ये कुछ पॉइंट और भी है। देखिए, ये जो कहानी इन्होंने बता दिया बार्बर है, बार्बर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बार्बर होगा कि वो तो कह ही रहा है कि शूद्र है, लेकिन उसने अपने पिता की हत्या नहीं किया है ना, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है,
ठीक है ना, न राजा को उसने मारा है, कहीं कोई कहानी नहीं है। वो धननंद है और धननंद के सारे जो भाई हैं, है ना, जो नाम है वो सैंडरमिज से बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है ना। और वो ज़बरदस्ती उग्रसेन के साथ आप मिला भी दो तो भी उसकी जो कहानी है ना, जो सत्ता हस्तांतरण की जो कहानी है वो बिल्कुल सेंडोकोटस की कहानी से मेल नहीं सैंडरमिज की कहानी से मेल नहीं खाती। रही बात ये सेंडोकोटस की, है ना, और सेंडोकोटस ने सिल्यूकस को हराया, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। द मार्च ओवर द इंडिया, होल इंडिया, इन्होंने ये बताया इसकी प्रॉपर्टी है। 6 लाख सेना थी इसके पास, और ये इतनी बड़ी सेना को कैश दे करके उनका वेतन देता था, तो इतना बड़ा राजा है। लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन सेंडोकोटस के बारे में कई उल्टी सीधी भी बातें करते हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी बातें भी करते हैं। देखिए, हाँ, अभी जो अभी पीछे चर्चा किया ना कि स्टोरी ऑफ नंदा इज नॉट सिमिलर टू ग्रीक हिस्टोरियन, ये तो आप समझे ये कहानी क्यों हो गई। क्या ये बौद्ध हिस्टोरियन ये कालाशोक के मरने की बात करता है, लेकिन कालाशोक एक राजा है, वो मर गया जरूर, लेकिन कालाशोक के मरने के बाद उसके उसके 10 पुत्रों ने 22 साल तक राज किया। तो जो मारा होगा 22 पुत्रों को राज क्या क्यों करने देगा 22 साल तक, 22 मोर ईयर, ये बोला ना कि 22 वर्षों तक कालाशोक की मृत्यु के बाद वो राज किया। तो कालाशोक मर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी हत्या हो गई होगी, ठीक है, लेकिन उसके पुत्रों ने उसको उसका राज्य बना रहा, है ना। इसके बाद महानंद किस तरह से राजा बना बौद्ध बिल्कुल नहीं बताता। बौद्ध ग्रंथ जो हैं सत्ता हस्तांतरण के संबंध में महापद्मनंद पर कोई आरोप बिल्कुल ही नहीं लगाते कि उन्होंने किसी राजा की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया हो, उन्होंने ऐसी कोई कहानी नहीं बताई। न ही वो ये बताते हैं कि कालाशोक के बच्चों को मार करके वो राजा बना। आप अपने मनमाने तौर पर आधुनिक हिस्टोरियन ये कहानी गढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन सेंडरमिस एंड सेंडोकोटस इज नॉट क्लियरली मैंशन, इसमें ग्रीक हिस्टोरियन कोई मेंशन नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि गंगेरिडाई स्टेट सेंडोकोटस के राजा बनने के बाद बना रहा या नहीं रहा, या सेंडोकोटस ने इनको जीत लिया कि नहीं लिया। आप अपनी मर्जी से क्यों कहानी बनाए जा रहे हो कि जीत लिया। इसमें सेंडोकोटस ने एंडमिज को जीत लिया, किसी ने कोई ऐसा तो कहा नहीं। इसके साथ केवल इतनी बात नहीं है, ये जो सेंडोकोटस है ना, वो उसकी कहानी में वो ये बताता है कि जब आता है तो एक स्टेट प्रासी इसका अपना है सेंडोकोटस का, ठीक है ना। इसके साथ साथ पोरस का स्टेट भी रहता है, इसके बाद कलिंग का भी स्टेट रहता है, कलिंगाई भी एक स्टेट, ये मेगास्थेनिज खुद ही बताता है कि केवल ये इंडिया में केवल प्रासी स्टेट ही नहीं है, वो जो है कलिंग का भी स्टेट है और इसके साथ पोरस का भी अपना स्टेट अभी भी है, और ये जो मेगास्थेनिज है वो पोरस का भी राजदूत है ना, इन दोनों के दरबार में रहता है, ठीक है ना। तो नॉट रिजेंबल द सेंडोकोटस। अच्छा, एक बात और, ये जो सेंडोकोटस है ना, जो इनके रिलेशन है सेंडरमिज और सेंडोकोटस का, वो चंद्रगुप्त की कहानी से नहीं मिलती। उसे पता भी नहीं लगता, ये बता भी नहीं रहे हैं कि वो दोनों मित्र हैं, प्रासी और गंगेरिडाई मित्र हैं अथवा एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं, या दूसरे ने कैसे जीत लिया, ऐसे ये भी नहीं बताते हैं कि सेंडोकोटस ने सेंडरमिज को मार करके राजा बना, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। बस ये कि एक बड़े इलाके पर राजा था, नहीं भी मारा होगा, लेकिन ये आपने कहाँ से ये निकाल लिया कि सेंडोकोटस से सेंडरमिज को मार ही दिया। अच्छा, दूसरी चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त जो था मगध का राजा है ना। चंद्रगुप्त की कहानी में वो धननंद को मारता है ना, धननंद मगध का राजा है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें नंद वंश एक बहुत बड़ा वंश है, मजबूत वंश है। तो देखिए, मगध हैड बीन द ग्रेट स्टेट थ्रू आउट द एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे इंडिया में मगध हमेशा ही एंशिएंट इंडिया का महत्वपूर्ण स्टेट है।
कोई भी आदमी आएगा इंडिया के बारे में जानेगा, वो मगध को भी जानेगा, है कि नहीं। तो मेगास्थनीज मगध की तो बात ही नहीं करता, बल्कि उसकी बनस्पत वो परासी की बात करता है, वो यूज करते हैं। मगध का तो कभी नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद मगध के जो राजवंश से राज करता था वो नंद, तो नंदों का तो कहीं भी किसी भी ग्रीक हिस्टोरियन ने नंदों के नाम पर बिल्कुल चुप्पी है, एकदम साइलेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंडोकोटस नंदों का वो करेगा। तो जब नंदों का विनाश करेगा और उनका राज्य लेगा, तो यदि चंद्रगुप्त होता तो ये जरूर ही नंदों की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं। लेकिन ये ग्रीक हिस्टोरियन ने मगध और चंद्रगुप्त की तो मगध और नंदों की तो कभी बात ही नहीं किया। दूसरी बात कि ये अमित्रोचेटस जो उसका पुत्र है, अमित्रोचेटस या अलिट्रोचेटस नाम है, जो सेंडोकोटस का बेटा है ना, उसका नाम इन्होंने अमित्रोचेटस, अलिट्रोचेटस ऐसे बताया है। इसका बिंदुसार, भद्रसार, वारिसार, है ना, ये सारे नाम जो रखे हुए हैं पुराणों में, ठीक है ना, या हमारे इंडियन ग्रंथों में, उसके साथ इनका किसी का तालमेल है क्या? बिल्कुल ही नहीं। इसमें जो चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार, जो बाद में राजा बना, तो बिंदुसार का तो इसमें इनके साथ अमित्रोचेटस या अलिट्रोचेटस के साथ कैसे इसका संबंध स्थापित करिएगा, किस आधार पर करेंगे? तो उनसे भी नहीं मिलता, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये बता रहा है कि महानंदी का पुत्र, पुराण बोलता है, महानंदी का पुत्र महापद्म कलयुग के अंश रूप में शूद्रा गर्भ से उत्पन्न होगा। वो राजा संपूर्ण क्षत्रियों का विनाशक होगा। तभी से शूद्रा गर्भवती से उत्पन्न होने वाले लोग राजा होंगे। महापद्म एक क्षत्र राजा होगा, 88 वर्षों तक पृथ्वी का राजा, है ना। महानंदी सुता शूद्रायाम कलिकांसजा, ये बोल रहा है ना कि वह महानंदी का पुत्र है और अपने पैतृक राज्य को उसने कब्जा किया है, अपने पिता के राज पर इसने प्राप्त किया। पुराण कहीं नहीं बोल रहा है कि वो किसी को मार रहा है या पिता की हत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये तो बोल ही नहीं रहा। वो बस अपने पैतृक राज पर उसने राज किया। कैसे प्राप्त किया होगा अलग बात है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी उसको, ठीक है। वो एक साथ और भी बता रहा है कि वो एक राट महापद्मा एक छत्र भविष्य थी और सभी राजाओं को उसने वो सर्व छत्रांतक होगा। उस समय जितने भी राजवंश थे, है ना, चाहे अवंती का राज हो, चाहे कौशल का राज हो, चाहे मगध के राज हो, मगध नहीं, मगध का तो खुद ही है, तो अवंती, कौशल, बस जो भी राज थे इंडिया में, वो सारे राज्यों को वो क्या कर लिया, वो सारे राजाओं का विनाश करके और एक छत्र राज्य की स्थापना करेगा, ठीक है। और वो 100 वर्षों तक राज करेगा, ये भी बोला। ये वो राजा 100 वर्ष राजा, उस वंश में सुकल्प आदि 8 पुत्र राजा होंगे और केवल 12 वर्षों तक राज करेंगे। 12 वर्षों तक कौटिल्य महापद्म के पुत्रों को उखाड़ बचेगा। वो एक्चुअली बोल रहा है कि ये 88 वर्ष तक राज करेगा महापद्म नंद, और उसके पुत्र जो है 12 वर्षों तक, कुल मिलकर के पूरे नंद 100 वर्षों तक राज करेंगे। ये एक कहानी, ये इनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। महापद्म नंद जो है 100 वर्षों तक और उसके वंशज 100 वर्षों तक राज करेंगे और कौटिल्य उनका विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा। बस इतना चलेगा, ये राज्य मौर्य वंश के अधिकार में चला जाएगा। ये पुराणों की इतनी कहानी। अब दूसरा पॉइंट, अभी हम लोगों ने देखा कि जितने डिस्कशन हुए अभी तक, कि उससे पता लगता है कि कहानी बिल्कुल ग्रीक कहानी से, मौर्य नंदों की कहानी वो ग्रीक कहानी से बिल्कुल नहीं मिलती। स्टोरी बिल्कुल दोनों की बिल्कुल अलग है।
नाम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो जो ग्रीक ने नाम बताए हैं वो नाम इंडिया के चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के साथ बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बात हुई। दूसरे और देखिए, दूसरा पॉइंट है कि प्रासी जो है वो मगध नहीं है। कैसे? और दूसरी जो पोलीबोथरा उसकी राजधानी बताया है वो पाटलिपुत्र नहीं है। ये दोनों चीज़ें हम लोग आगे तर्क में देखेंगे। देखिए, एक इजिप्ट का एक विद्वान हुआ है, उसका नाम था टालमी, है ना। टालमी उपाधि है उसकी, टालमी उसका सरनेम होगा। इसको टालमी फिलाडेल्फिया या टालमी टॉलमी, ठीक है ना। इस टालमी ने जियोग्राफी की एक किताब लिखी है। उस जियोग्राफी में भारत की जियोग्राफी बताई है ना। किसने? टालमी ने भारत की जियोग्राफी, भारत की नदियाँ, जियोग्राफी, स्टेट्स, शहर, पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बताई है। वो बहुत बड़ी किताब है और वो किताब मिसिंग किताब नहीं है। वो किताब आज हमारे हाथ में है, आज अवेलेबल है ना। ये गुम किताब नहीं है, वो उसकी असली जो किताब है। और ये टालमी ने जो किताब कब लिखी थी? 150 CE के पहले, यानी 100 AD से लेकर के 150 AD के बीच में कभी लिखा है ये किताब लिखी है। तो यदि सिकंदर का आक्रमण 320 BC में हुआ है तो उसके 300-400 वर्षों की बात है। तो इसे इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा तो बदल नहीं गई होगी। तो उसने एक राज्य बताया है, उसका नाम था प्राशियक, है ना। ये प्राशियक जो ये राज प्राशी से मिलता है, मेगास्थेनिस की प्राशी से नहीं मिलता। प्राशियक का साइलेंट हो गया। वैसे जो अवहट्ट भाषा होती है या प्राकृत है उसमें क कई बार साइलेंट हो जाता है, तो ये प्राशी हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ये बिगड़, लेकिन ये उसका नाम संस्कृताइज नाम या पाली नाम देता है, प्राशियक ये देता है। इस प्राशियक में क्या खासियत है देख रहा कि उस प्राशियक में कुछ शहर बता रहा है। संभल एक शहर है, उसमें अधिसारा को अहिक्षत्र के रूप में इसका लेट लांग भी दिया हुआ है। ये बहुत ही साइंटिफिक आदमी है। तो ये अहिक्षत्र इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये कानागोरा कान्यकुब्ज बताया गया है। ये किंडिया कनक, जो कन्नौज के पास में कोई कनक स्थान है, उसका बताया गया है। एक सगला, ये भी सागल है। अनिखई मनिखई कुछ है। और ये जो है ये कुआंगक कुछ है, वो इसके बारे में नहीं। लेकिन ये इतने नाम दिए हुए हैं, है ना। ये इसके नाम इतने दिए हैं और वो प्रासी स्टेट में ये कुल मिलकर के ये क्या बता रहा है, ये जो है कान्यकुब्ज, ये पांचाल राज, पांचाल का नाम आपने सुना होगा महाभारत काल में, पांचाल और पांचाली, वो ये पांचाल का एक टुकड़ा यह प्रतीत होता है ना। आगे देखिए, यहाँ इसमें जो ज्योग्राफी दिया हुआ है उसके आधार पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या ये इसका लोकेशन कहाँ है। ये बोलता है कि जब आप व्यास नदी पार करिएगा, है ना। सेल्यूकस ने अपना ये डिटेलिंग बताया सेल्यूकस को कि व्यास नदी के पार करने पर 168 मील की दूरी पर हिसद्रुल एक पड़ेगा। वहाँ से जमुना नदी पड़ेगी, अजमेबी, है ना। जमुना नदी के किनारे ये शहर पड़ेगा, ठीक। उसके बाद गंगा नदी 112 मील पर पड़ेगी, है ना। देन जहाँ से गंगा इतना माइल पर होगी और 9 माइल टू रोधा, उसके बाद उसे रोडापा पड़ेगा 9 मील की दूरी पे, ठीक है ना। और टू द डाउन द कलिनी पक्षा, और उसे 167 मील की दूरी पर कलिनी पक्षा पड़ेगा। कुछ लोग 267 मील भी कहते हैं। खैर जो भी बात है उससे कंफ्यूज है इस पर। लेकिन इसके आगे की कहानी जो बता रहा है कि वहाँ से जब आप कलिनी पक्षा पहुँच जाएंगे, है ना। कहाँ पहुँच गए? कलिनी पक्षा। वहाँ से जमुना और गंगा का जो संगम है, कन्फ्लुएंस है, 625 मील की दूरी, ठीक है।
और पोलीबोथरा की दूरी वहाँ ये कालिनी पक्षा से बता रहा है, ये कालिनी पक्षा है। आगे बढ़िए, यहाँ गंगा जमुना का संगम पड़ेगा, संगम है प्रयागराज, यहाँ पर कितने दूरी पे है ये बता रहा है 625 मील। और इसी पॉइंट से ये पोलीबोथरा जाइएगा तो 425 मील पड़ेगा, तो ये बीच में पोलीबोथरा पड़ जाएगा, पोलीबोथरा पड़ गया। अब देखिए ये इलाहाबाद आप पहुँचे नहीं है ना, पोलीबोथरा के लिए आप कालिनी पक्षा जमुना के किनारे कोई स्टेट है, कोई जगह है ना, वहाँ से आप चलिएगा तो ये 425 माइल की दूरी पर कोई एक शहर पड़ेगा और वो पोलीबोथरा है। ठीक है ना, इतनी तो बात कर रहा है। ये ज्योग्राफी बताया, किसने बताया? ये मेगास्थेनिक बोल रहा है, उसके कोटिंग कहीं किसी ने किया। तो यहाँ बताया, देखिए ये ब्यास नदी कहीं यहाँ पड़ी, ये ब्यास नदी, ये सतलज है, ब्यास नदी को आपने पार किया, पार करके बाद आप जमुना है, जमुना के बाद आप ये प्रयागराज यहाँ है, ये प्रयागराज है ना, लेकिन आप प्रयागराज नहीं पहुँच रहे हैं, आप ये बीच में ही कहीं यहाँ पर पोलीबोथरा आती है, जहाँ एरण्यवास है ना, पोलीबोथरा है। ठीक है ना, ये बता रहा है ये कहानी। ये एक बात और भी बोलता है कि ये जो जमुना नदी है, पोलीबोथरा, जमुना नदी पोलीबोथरी शहर से, पोलीबोथरी स्टेट से गुजरते हुए और मथुरा और वृंदावन के बीच से होकर के गुजरती है और फिर गंगा में मिलती है। तो अब ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलीबोथरा कहीं ये, और दूसरा प्रासी जो आया था, प्रासी को ही पोलीबोथरी भी कहते हैं। तो वो जो प्रासी स्टेट है, ये पांचाल वाला इलाका है, कानिकुब्ज जो पांचाल, तो ये वाला, इसी वजह से कि यह एंड्रोकोटस जो होता है वो ये चूँकि पश्चिमी इलाके में है, उसकी सीमा सिंध नदी के आसपास तक है, ये जैसा सिंध नदी इसकी सीमा बनाती है, ये प्रासी स्टेट शायद कुछ इस तरह लग रहा है, और इसी की वजह से ये वेस्टर्न इंडिया में हस्तक्षेप करने की स्थिति में था और विद्रोही गुटों को अपने में ये मिला लेता है ना, ये जीतने में इतना सफल हो जाता है। ये वाले पार्ट में पोरस का स्टेट है ना। तो अभी जो ग्रीक डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा लगता है जैसे कि ये पोरस का स्टेट है, ये प्रासी का स्टेट है, ये गंगरीडाई का स्टेट है, ये वाला गंगटिक प्लेन, और ये इधर बाद में ये कलिंग स्टेट है, कलिंग है कुछ, ये कलिंग, ठीक है ना, ये जिसको ये बोलता है। मेगास्थेनेज बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, वह अनाड़ी आदमी नहीं है, वो भारत के एक एक पोर्ट्स को जानता है, ये इस साइड के भी और इस साइड के पोर्ट्स को भी बताता है, नदियाँ बताता है, पहाड़ बताता है, जातियाँ बताता है, एक एक शहरों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। वो इतना भी अनाड़ी आदमी नहीं है कि आप ये कहें कि उसने कोई गलती कर दिया है और हम उसको माफ़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बहुश्रुत आदमी जब मगध की बात नहीं कर रहा है ना, जब पाटलिपुत्र की बात नहीं कर रहा है, तो उसको आप ये कैसे कहेंगे कि ये पाटलिपुत्र जो है वो पोलीबोथरा उसका पाटलिपुत्र है और प्रासी मगध है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इसको मगध और वो बना दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसे देखा कि प्रासी इज नॉट मगध, प्रासी मगध नहीं है ना। यह प्रासी को मगध सिद्ध करने के पास आपके पास, यदि आप मगध कह रहे हो तो आपको एविडेंस होनी चाहिए। तो आपके पास देखिए, ये आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि प्रासी मगध है, लेकिन वो ये अनुमान को, इस अनुमान को निष्कर्ष में उन्होंने बदल दिया बिना किसी एविडेंस के। जब आप कह रहे हो कि प्रासी मगध है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एविडेंस दें कि वो मगध है, लेकिन आपके पास कोई इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। उल्टे ये मगध न होने के बारे में पर प्रासी के पास ज़्यादा एविडेंस है। तो ये मगध है। सेंडोकोटस इज लिबरेटर ऑफ द ग्रीक ऑक्युपाइड वेस्ट, ठीक है। तो ये मगध, ठीक है। मेगास्थेनेज लिव्ड इन पोलीबोथरा, पोलीबोथरा में वो 20 साल तक रहा शायद, है ना, कम से कम काफ़ी 15-20 साल तक रहा, और वो जो प्रासी की कैपिटल थी वहाँ पर रहा है ना। लेकिन उसने उस पोलीबोथरा को पाटलिपुत्र कभी नहीं बोला, ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज द इंडस स्कर्ट द फ्रंटियर ऑफ द प्रासी। ये शायद छूट गया उसमें। इंडस जो है एक जगह, मोस्ट प्रोबेबली इंडस जो होती है थी, जो सिंधु नदी है, वो प्रासी के एक सीमा बनाती है। तो प्रासी जो है वो स्टेट वो उधर चला जाएगा, है ना। प्रासी वो गंगा के पूर्वी भाग में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी वो ऐसा स्टेट है जिसकी एक सीमा सिंधु नदी से मिलनी चाहिए। अच्छा, सिल्यूकस कॉन्ट्रैक्ट, एक बात है, सिल्यूकस ने मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाया, किससे? सेंडोकोटस के साथ, चंद्रगुप्त के साथ। चंद्रगुप्त ने किसी विदेशी महिला के, विदेशी लड़के से शादी किया हो, किसी राजा के साथ संधि किया हो, इस तरह से कहीं भी भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में कहीं भी किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया है ना। कोई नहीं, किसी ने उसका उल्लेख नहीं किया। हाँ, एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि उसने विदेशी राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समुद्रगुप्त जो है सेंडोकोटस है, तो उसके अनुमान का मेरा अभी इसमें कोई स्पष्ट ओपिनियन नहीं है, मैं कोई इस तरह बता नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये यदि चंद्रगुप्त इस तरह की बात किया होता तो वो उसको कहीं ना कहीं उल्लेख होता। दूसरी बात, सेंडोकोटस इज सेड टू बी मार्च ओवर होल ऑफ द इंडिया विद आर्मी ऑफ द 600,000 मैन। ठीक है भाई, 6 लाख सेना लेकर के पूरे इंडिया को जीता। जो चंद्रगुप्त है उसको बना बनाया मगध राज मिला हुआ था, उसको फिर से जीतने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। चंद्रगुप्त की कहानी में वो धनानंद को मारता है ना, जो भी कॉन्स्पिरेसी करता है मारता है, और उसका धनानंद का पूरा स्टेट मिल जाता है। वो उसको एक धनानंद को हराना है और पूरे राज्य का मालिक बनना है ना। उसके कोई और प्रतिद्वंदी है नहीं कि जिसमें पूरे इंडिया में जीतने के लिए जाना पड़े, तो ये राज्य विस्तार के लिए जाना पड़े, तो चंद्रगुप्त के लिए ऐसा कोई था नहीं, है ना। चंद्रगुप्त के मामले में ऐसा राज्य विस्तार की जरूरत नहीं थी। दूसरा, यहाँ पर अच्छा, यदि चंद्रगुप्त और धनानंद का संबंध है तो आप ये देखते हैं, पीछे देखा था कि ये नंद लोग जो थे वो लोग क्या हैं, वो एक राठ है ना। उन्होंने सिंध नदी के बाद के जितने भी सारे राजवंश थे सबका उन्मूलन करके सिर्फ एक ही स्टेट बना लिया था, है ना। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये प्रासी स्टेट है, गंगरेडाई है, कलिंग है और एक पोरस का भी स्टेट। यहाँ कम से कम 3 स्टेट गंगा के, कम से कम गंगा के पूर्व में 3 स्टेट हैं। धनानंद के संबंध में या नंदों के संबंध में 3 स्टेट नहीं होगा बल्कि एक ही स्टेट होगी। तब वो कहता, यदि केवल नंदों की बात होती तो कहता कि सिर्फ एक ही स्टेट है जिसमें नंद राजा लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 स्टेट की बात साफ साफ कह रहा है, ठीक है। मेगास्थेनीज अपॉइंटेड, तो देखिए इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिसमें ज्योग्राफी है वो भी मैच नहीं कर रही है नंदों के साथ। मेगास्थेनीज अपॉइंटेड एम्बेसडर सेल्यूकस फॉर बोथ स्टेट पोरस एंड सेंडोकोटस। तो पोरस स्टिल इज इंडिपेंडेंट। हाँ, ये आप, इसका मतलब ये कि चंद्रगुप्त जो था ना पूरे इंडिया का एक छत्र राजा था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पोरस अभी भी एक इंडिपेंडेंट राजा बना हुआ है। क्यों कि सेल्यूकस ने पोरस का भी एम्बेसडर बनाया और सेंडोकोटस का भी एम्बेसडर नियुक्त किया, और एक ही आदमी को, ये मेगास्थेनीज को, तो 2 स्टेट का एम्बेसडर बनाया। तो आप ये चंद्रगुप्त एक छत्र राजा कैसे हुआ, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त से ये परिस्थिति भी मेल नहीं खाती। ये एक जगह ये भी लिखा हुआ है किसी ग्रीक का, विशेष रूप से जस्टिन या कर्टियस लिखता है कि पोरस वाज ग्रेटर किंग देन हिम। ये एंड्रोकोटस या सैंडोकोटस ने सिकंदर सेल्यूकस को हराया था, पोरस ने नहीं हराया था। पोरस को लड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ग्रीक के साथ उनके पहले से ही संधि थी।
लेकिन पोरस ने सेल्यूकस को हराया। तो पोरसवाद ये बोल रहा है पोरस के ऊपर ये पोरस नहीं, ये सेंडोकोटस ने हराया। तो ये जो सेंडोकोटस है उसके बारे में कह रहा है कि सेंडोकोटस से बड़ा राजा पोरस था, है ना। पोरस का राज सेंडोकोटस से बड़ा था। ये देखिए कितना कंट्राडिक्टरी है। तो सेंडोकोटस एक छत्र राजा नहीं है, वो चंद्रगुप्त फिर भी नहीं होगा। हाँ, अब राज तरंगिणी पर आते हैं। देखो टाइमिंग क्या, अभी तक तो जियोग्राफी की बात कर लिया हम लोग, देख लिए। दूसरा एक चीज़ और है, पोलीबोथरा। पोलीबोथरा उस जगह का नाम है, पोलीबोथरा है शहर का नाम। यदि पाटलिपुत्र का हो गया, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में दो प है, एक प ये है पाटल का, दूसरा पुत्र का है, ठीक है ना। जब ग्रीक में बदलेगा तो पहला प बना रहा, ठीक है, लेकिन दूसरा ब कैसे हो गया। प का एक प बना रहा, दूसरा ब हो जाएगा, ऐसा कभी होगा। तो कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि ये जो है, जो ब बना है ना, जो ब बना है इसका पोलीबोथरा का, वो या तो भ का होगा, भ की वजह से ब बन गया होगा, या व की वजह से बन गया। तो ये कोई प्रभद्रक कोई जगह है, या परिभद्रक, है ना, परिभद्रक नाम का कोई शहर है। तो महाभारत में धृष्टद्युम्न को प्रभद्रक कहा गया है और उसकी राजधानी का नाम परिभद्रक था। तो ये पांचाल का एक टुकड़ा था, एक स्टेट था पालीपत। तो इसमें दो पोलीबोथरा जो होगी वो पालीपुत्र तो कभी नहीं, पाटलिपुत्र तो हो नहीं सकती। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि प्रासी स्टेट मगध नहीं है और पोलीबोथरा जो है वो पाटलिपुत्र नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि टाइमिंग में राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी ने एक बड़ी सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है। राज तरंगिणी पर हमने एक इसी चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, और यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है कि राज तरंगिणी में कल्हड़ ने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से 1148 ईस्वी से, है ना, AD से शुरू करते हुए, और एक एक राजा मैंने 1182 BC तक, है ना, कि एक एक राजाओं का वर्ष, महीना और दिन बताते हुए ये काफ़ी बड़ी संख्या में राजाओं का इतिहास लिखा है, दिया है, ठीक है ना। और उसमें उतना सिस्टमेटिक इतिहास लिखा है जिससे कि अंग्रेज विद्वान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। यह वाकई भारतीय इतिहास का एक अनूठा ग्रंथ है और काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रिलायबल भी है। और उस ग्रंथ में 11 पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म था वो 1182 BC के पहले था, चंद्रगुप्त मौर्य 1100 BC के पहले था, कनिष्क इसके पहले था, है ना, अशोक 1182 के पहले था, पुष्यमित्र शुंग जो थे, है ना, 1182 BC के पहले हैं। तो 1182 BC में यानी एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है जो उसमें कम से कम ये बताता है। पुराणों से भी आपको पता लगता है, पुराणों के आधार पर भी आप इनकी डेटिंग करेंगे तो महापद्मनंद जो है महाभारत के, है ना, महाभारत के 1500 वर्ष, महाभारत के 1500 वर्ष बाद महापद्मनंद का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका समय 1182 BC के पहले का है। और ये जो सिकंदर आ रहा है अलेक्जेंडर, उसका टाइम 325 BC का है आक्रमण। इन दोनों की समकालीनता कैसे होगी और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, जिनके बीच में कम से कम 1000 या उससे भी ज़्यादा वर्षों का अंतर है। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भारतीय एविडेंसेस हैं
और भारतीय अभिलेख है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी पहले का है और सिकंदर बहुत बाद का है, समकालीनता में बनता नहीं। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और ये सिकंदर समकालीन नहीं हो सकते और सेंडोकोटस एक नहीं हो सकता, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता। सेंडोकोटस वाज किंग ऑफ प्राचीन मगध, ये तो बात हो गई। मगस्थनीज लिव्ड इन पुलबोत्रा, ये भी हो गया, ये रिपीट हो गया। अच्छा, इसमें पूरी कहानी में आप देखिए जैन धर्म वाले जो कहानी कहते हैं नंदों के संबंध में और मौर्यों के संबंध में, वो भी चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। बौद्ध धर्म वाले भी वो बात करते हैं, तो वो भी चाणक्य की बात करते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण, वो भी चाणक्य की बात करते हैं, ठीक है ना। आपको इंडिया में एक रूपता है सभी धर्मों के, उस समय जो कंसर्न, जो भी स्कूल थे, जो भी विचारधाराएं थी, है ना, चाहे बौद्ध हो, जैन हो या ब्राह्मण हो, है ना, ये सभी ने एक स्वर से कहा है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, ठीक है ना। लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन इस चाणक्य का कहीं नाम नहीं देते। ग्रीक स्टोरी की कहानी में चाणक्य की कहीं अता पता नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो डेटा आपके पास मिला उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद भी अभी कोई शक है और कोई ये कह सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंडोकोटस है, तो फिर ठीक है, भगवान मालिक है ऐसे इतिहास को लिखने की और ऐसी बातें करने की। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ महापद्म नंद के बारे में, महानंदी का पुत्र महापद कलयुग के अंश रूप में सुतरा के गर्भ से उत्पन्न होगा और वो राजा संपूर्ण क्षत्रियों का विनाशक होगा, ठीक है। क्षत्रियों को विनाशित कर राज्य विस्तार करेगा, लेकिन अपने पिता को मारेगा नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इसमें कहीं नहीं लिखा, ना तो परिशिष्ट पर्वन में लिखा हुआ है, ना तो जैनियों के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, ना बौद्धों के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो अपने पितृहंता है या सिटिंग राजा की हत्या करके आया, ठीक है ना। तो इस तरह का कहानी और में बिल्कुल अंतर है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग बात किए कि सेंडोकोटस चंद्रगुप्त नहीं है, ठीक है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का असली समय क्या है, ये एक महत्वपूर्ण बात बनती है। तो देखिए, पुराण के हिसाब से पुराणों ने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में बात किया है। वो ये कहते हैं, देखिए, ये मत्स्य पुराण का कोट है कि महापद्म अभिषेकात् तुजावत जन्म परीक्षित, है ना, एवं वर्ष सहस्रम तु गेयम 50 ये बोल रहे हैं कि परीक्षित से जन्म से लेकर महापद्मनंद के राज्याभिषेक तक 1050 वर्ष होता है, ठीक है। 1050 वर्ष, इसमें एक गलती हुई है यहाँ पर देखिए, ये केवल इतनी नहीं कह रहा है, ये तो टोटल है। ये क्या है, ये टोटलिंग है, तो पूरे राजाओं का कार्यकाल का, राज्यकाल का टोटलिंग। इसमें एक एक राजाओं का उल्लेख करता है। पुराण जो होते हैं ना, मगध के राजाओं का एक एक राजा के कार्यकाल, राज्यकाल का बड़े साफ साफ उल्लेख करते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और उन सबको जोड़ेंगे तो 1500 वर्ष, 1504 वर्ष होते हैं सभी राजाओं को जोड़े। अभी हम लिस्ट दिखाते हैं आपको, तो ये 1504 वर्ष होते हैं, है ना। अब ये देखिए 1504 को वो मोटे मोटे ये 1500 बोलता है। 1500 का संस्कृत होता है पंचशत 500 उत्तरम, ये बोला ना, वर्ष सहस्रम तु गेयम, 1000 से ज़्यादा 500, है ना। तो इसमें क्या किया, 500 में ये आ की मात्रा 1 डाल दिया। ये लिपिकारों ने जो छोटी मोटी गड़बड़ी होती है लिपि करने में, इस तरह के
को इतना बारीक चीज़ कोई देख नहीं पाएगा। जब भी कभी आप इसका इस तरह का लिप्यंतरण करेंगे, हाथ से जब कॉपी किया जाता था पुराणों की, तो ऐसी स्थिति में 50 को 50 हो गया। 50 का मतलब 1050 हो गया, है ना। 1000, वो 50 को 500 को उसने 50 कर दिया। बस इतने से आ की मात्रा बढ़ने से संस्कृत में यह अंतर हो जाता है। तो लेकिन टोटल अभी भी 1500 है। तो हम लोग ये मानेंगे कि महापद्मनंद और परीक्षित के जन्म से लेकर के तो कितने हो गए, 1500 वर्ष हो गए, 1500 वर्ष। तो महापद्मनंद महाभारत के 1500 वर्ष, परीक्षित का जन्म हुआ था महाभारत के जस्ट बाद, ठीक है ना। तो महाभारत के 1500 वर्ष बाद हुआ था। अब महाभारत की डेटिंग का भी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया। महाभारत की डेटिंग जो उनके एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के आधार पर हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें देखा कि उसकी डेट आती है 3155 BC, 3155 BC, ठीक है ना। ये जो भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है महाभारत के अंदर, उसके आधार पर, और वो कलयुग की संधि में महाभारत हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि 3100 BC से लेकर के महाभारत 3200 BC के बीच में हुआ होगा, ठीक है। आज भी कलयुग संवत चलता है ना। और आजकल का कलयुग संवत आप जानते हैं, पंचांग में देखिएगा आपका 5000 कुछ वर्षों तक हो चुका है। तो 31 इन दोनों के बीच में हमने उसका एस्ट्रोनॉमिकल डेटा 100 वर्षों के अंदर में एकमात्र डेट आई, वो 3155 BC। तो महाभारत की डेट है, ये भारतवार का डेट है, भारतवार युद्ध, है ना, उसका डेट ये बनती है। तो इसमें 1500 घटाए, तो इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए पुराणों में जैसे हमने कहा था, ये मत्स्य पुराण का डेटा है। पुराणों में साफ साफ लिखा है कि ये बृहद्रथ वंश के राजागण हैं। पहले ये 22 राजा जो हैं यहाँ तक बृहद्रथ वंश के राजा हैं, उनका रीजनल ईयर दिया है काम का एकदम, इसमें एक भी कोई कमी नहीं है। सभी राजाओं के अपने डेट दिए हुए, अपने रीजनल ईयर दिया हुआ, ठीक है। तो 3155 BC से आप इसको घटाते हुए लेते आइए यहाँ आगे, ठीक है। ये बृहद्रथ वंश का अंत यहाँ पर होता है। और बृहद्रथों ने ये टोटल भी दिया हुआ है कि सारे बृहद्रथ वंश के राजा 1006 वर्षों तक राज करते हैं, ठीक है। ये भी दिया हुआ है, इसमें भी कहीं गलती नहीं। फिर प्रद्योत वंश के ये 5 राजा हैं, वो 138 वर्ष इनका राज्यकाल है, और एक एक राजा का राज्यकाल ये दिया हुआ है, ये प्रद्योत है। अब शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्यकाल दिया हुआ है, और ये महानंदी तक, ये है ना, ये शिशुनाग वंशी राजाओं का राज्यकाल है। इनका राज्यकाल 361, वो एक्चुअली दिया है 360 वर्ष, है ना। इनका राज्यकाल 360 वर्ष, और वायु पुराण में 362 वर्ष, 363 वर्ष भी किसी में दिया हुआ है, 363। तो ये 60 62 यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 61। अच्छा, यहाँ पर ये इन सभी को जोड़िएगा, है ना, तो ये 361 होगा। यहाँ पर मत्स्य पुराण में ये जो बिंबिसार का डेटा है, उसको हमने थोड़ा सा संशोधित किया है। इसका संशोधन का कारण है कि बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार के बारे में और अजातशत्रु के बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों में विशेष रूप से महावंश में, है ना, उसका एक नाम है महावंश और दीपवंश, है ना। दीपवंश 2 बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें बिंबिसार का कार्यकाल 52 और अजातशत्रु का 32। संयोग की बात है कि हमने केवल ये 2 डेटा चेंज किया और हमारा पूरा टोटल 361 वर्ष आ गया। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पुराणों में जो बिंबिसार को शायद 28 साल दिया था, और ये इसको 25 साल दिया हुआ था, ठीक है ना। इसको संशोधित कर दिया बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। इनको जोड़ने से ये टोटल 360 होता नहीं। तो ये टोटलिंग मिस्टेक का कारण यही था कि ये बिंदुसार का जो
कार्यकाल है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार का राज्यकाल 52 वर्ष बताते हैं और अजातशत्रु का 32 वर्ष बताते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं कि बिंदुसार जो है 15 वर्ष की अवस्था में ही राजा बन गया था, ठीक है ना, और 52 वर्ष राज किया, ठीक है ना। तो ये इतना चेंज करने के बाद हमने ये पूरा ये बीसी डेट है। तो आप वह नीचे से जा सकते हैं या ऊपर से जा सकते हैं। ये 3155 बीसी ये महाभारत काल है जो हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से निकाले हैं, और इन राजाओं के इन राज्य को कम करते करते आइए तो अब ये पहुँचे। अब ये महापद्मनंद के बारे में सभी पुराण 100 वर्षों तक करते हैं। वजह क्या है, महापद्मनंद एक तो बहुत बड़ा राजा है और उसका काम इतना बड़ा है कि सभी क्षत्रियों का उन्मूलन और एक राट बनना, पूरे इंडिया को एक छत्र राज्य के रूप में, एक छत्र स्टेट में लाना। और वो नकली स्टेट नहीं, पहले बार क्या राजाओं का होता था कि राजा वो जो सिटिंग राजा होते थे उनको हरा देते थे और उनका राज्य उन्हीं के वंशजों को फिर दे देते थे। उन्हीं को अधीनता मान लिया तो उनको भी अपना सबऑर्डिनेट राजा मान लेता था, ठीक है ना। महापद्मनंद ने ये काम नहीं किया। यहाँ पर जितने राजा हैं उन राज वंशों का उन्मूलन किया, साथ ही साथ उसने अपना गवर्नर सेट किया, है ना, और पूरे एक छत्र प्रशासन की स्थापना कराई। तो ये इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ये सिस्टम बनाने में महापद्मनंद को बहुत टाइम लगा होगा। और ये साथ ही साथ जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह भी नहीं किया, ठीक है ना। और इसके बाद में जब असंतोष की बात आई तो वो धनानंद के कारण आए, ज़्यादा धन इकट्ठा करने लगा था। तो ऐसे में महापद्मनंद और नंदों को काफ़ी समय की ज़रूरत थी। सारे पुराण उसको 100 वर्ष कहते हैं। तो हमने पुराणों का जो समय है उसको आपने ले लिया। अच्छा, ये महापद्मनंद के 100 वर्षों में आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत कम बेस अलग अलग भारतीय विशेष रूप से जैनियों ने तो कुछ बोला नहीं है इसके राजकाल के बारे में, और इसमें बौद्धों ने जरूर बोला है, इसका राज्यकाल कम बताया। लेकिन यदि आप इसका राज्यकाल 28 वर्ष करेंगे तो 28 वर्ष में तो एक छत्र राज्य स्थापित करना इस बहुत मुश्किल काम है ना, साथ ही प्रशासन सुधारना। तो इसलिए इसको महापद्मनंद को बड़ा का टेन्योर मिलना चाहिए। तो महापद्मनंद का राज्याभिषेक 1651 बीसी ये महाभारत के हिसाब से आता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके साथ महावंश को घटा दे तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल आता है 1551 बीसी, है ना। बिंदुसार का राज्यारोहण का, ये राज्यारोहण की डेट है ना, असेंशन। ये जो डेटें हैं वो राज्यारोहण की है, जब वो राजा बना होगा, ठीक है ना, उसकी पहली डेट। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य 1551 बीसी में सम्राट बना होगा, ठीक है। और बिंदुसार 1527 है ना, अपने पिता के बाद बना। अशोक का टाइम 1499 बीसी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इस मामले जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की डेटिंग के संबंध में बात है, तो ये पुराणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल, राज्यारोहण की डेट हुई, ये राज्यारोहण किस की डेट हुई 1551 बीसी, ठीक है। और अशोक के राज्यारोहण की तिथि आती है इसमें, वो 1499 बीसी, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम पार्ट, पड़ाव। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, और चंद्रगुप्त मौर्य का असली डेट 1551 बीसी है, ठीक है। अब ये जो है भारतीय इतिहास और कम से कम इंडियन एविडेंस है, उसके आधार पर ये डिराइव किया गया। ये वास्तविकता से के ज़्यादा निकट आती है। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। ये लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गलत है,
हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा असली इतिहास क्या है। ठीक है, तो आपने ये वीडियो इतनी देर तक ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें समझें कि उनका असली इतिहास क्या है। जब जनता की ओर से ज़्यादा लोगों से ये मांग उठेगी, तब हम इतिहास में सुधार करने की बात सोचेंगे। तो अभी तो ये इतिहास जो अंग्रेज़ों ने लिख दिया है, उसी को लेकर के आने वाली पीढ़ियों को बता रहे हैं, और भारतीय इतिहास को के गलत स्वरूप को ही अभी प्रसारित कर रहे हैं। मैंने अपनी ओर से जो भी तथ्य हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश किया। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप हमारे तर्कों से सहमत हैं कि नहीं, ये एविडेंस से सहमत हैं कि नहीं। और जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी में और जो हायर लेवल पर जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, उनके जो तर्क हैं उनसे सहमत हैं या नहीं, अब ये आपके ऊपर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के असली स्वरूप को पहचानें। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।